हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसकी फैमिली इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से है। सुप्रसिद्ध संगीत नाटक लेखक विद्याधर गोखले के पोते, सुप्रसिद्ध अभिनेता विजय गोखले के बेटे। आपने उन्हें बहुत सारे मराठी शोज़ में देखा होगा, जैसे कि तुला पाहते, रंग माझा वेगळा। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे थिएटर प्लेज में भी काम किया, जैसे कि जर तरची गोष्ट। मैं बात कर रहा हूँ आशुतोष गोखले का। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। एंड इट्स अ प्रेस्टीज कि आप हमारे चैनल पे आए हैं एंड आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि आप आए एंड मुझे इंटरव्यू करने का चांस मिल रहा है। तो हमारे चैनल की एक परंपरा है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम ढेर सारे गिफ्ट्स देके करते हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट वही है, तो आपके लिए अभी हम गिफ्ट्स देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जो है #रेवास। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है प्रियदर्शनी शिंदे जी ने। इनके ब्रांड का नाम है बी शेफ। इन्होंने आपके लिए रेडी टू ईट ग्रेवी जो है ये भेजा है। तो ये आया है प्रियदर्शनी शिंदे जी की तरफ से। थैंक यू सो मच प्रियदर्शनी जी, थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है पिटारा की तरफ से, जो ईशा ठाकुर जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए बाथ एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भेजे हैं। इनकी खुशबू आप देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच पिटारा, थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये आपको भेजा है स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से, जो ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी का ब्रांड है। बेसिकली ये 80 इयर्स की ओल्ड लेडी है एंड उन्होंने उनकी दादी की रेसिपी के हिसाब से भैष्य रत्नावली के द्वारा कुमकुमाती तैलम बनाया है, जो केसर का तेल बेसिकली होता है। और जो हमारी स्किन खराब होती है, डार्क सर्कल्स आते हैं, उसको बेसिकली हील करने में ये हेल्प करता है। ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड इट्स वेरी नाइस। आप जरूर इसे ट्राई कीजिए, आपको भी इसके रिजल्ट जरूर आएंगे। अभी तो मेकअप की वजह से छिप गए, लेकिन हाँ डार्क सर्कल्स है, तो थैंक यू सो मच। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है विद्या फड़के जी ने। घरकुल परिवार संस्था, ये इनका एनजीओ है और बेसिकली दिस इज अ होम टू मेंटली चैलेंज्ड वुमेन और ये उन्होंने बनाया है। तो आप भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली इनका एनजीओ नासिक में है एंड इन्होंने आपके लिए वॉल डेकोर पीस, वॉल हैंगिंग भेजा है, सो यू कैन यूज इट। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट गिफ्ट आपके लिए भेजा है शिवानी हांगे जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है अर्क। इन्होंने आपके लिए बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भेजे हैं, बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स, लिप बाम है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक यू। एंड ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिफ्ट भेजा है आपको शालन गोसावी जी की तरफ से। ओ फिश माय लव, ये उनका बेसिकली फूड वेंचर है और इन्होंने आपके लिए फूड कूपन भेजा है। एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके पास जो भी फिश मिलता है ये 25 रुपीज से स्टार्ट होता है, सो इट्स अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी एंड यू कैन श्योरली ऑर्डर फ्रॉम हर प्लेस एज वेल। इट्स 20% ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गिफ्ट्स देने का सिलसिला खत्म होता है। आई होप आपको सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे हो। सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे और मुझे ये मतलब इंटरव्यू के शुरुआत में ही गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगा, तो अपने आप एक थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। तो अभी जिस सेगमेंट के लिए हमारे दर्शक एक्साइटेड है, हम उसकी तरफ ही बढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, जो बातों का सिलसिला है, वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेगमेंट जो है #दिलखोल बातें। सो मुझे इस वाले सेगमेंट में आपको सबसे पहले एक पूछना है कि एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही आपको एक्टर बनना था? हाउ डिड इट स्टार्टेड? सो एक्टिंग की शुरुआत वैसे कहा जाए तो बचपन से ही हुई, क्योंकि मेरे घर में टू अ फैमिली नॉट ऑफ एक्टर्स बट so my grandfather was a playwright and my father is an actor. सो बचपन से हाँ शुरुआत तो ही, क्योंकि मतलब जो अपने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता था। मेरे फादर ही डायरेक्ट करते थे मेरा वो एक्ट, वैसे शुरुआत हुई। लेकिन बीच में कुछ साल थे, व्हेन आई वाज इन 7th, तभी अचानक मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये नहीं करना है। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनली। तो आई रिप्रेजेंटेड मुंबई अंडर-19 एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरा ट्रैक चेंज हो गया था। बट आई वाज स्टडिंग इन रूपारेल कॉलेज, व्हिच इज वेल नोन फॉर द ड्रामेटिक स्ट्रीम।
सो रूपारेल कॉलेज में था, मेरा भाई है अद्वैत दादरकर, वेल नोन थिएटर डायरेक्टर, मराठी कमर्शियल प्लेस डायरेक्ट करता है मेजरली. सो ही यूज बैक देन इन 2011 वो डायरेक्ट कर रहा था रूपारेल कॉलेज में. एंड मेरा लास्ट ईयर था रूपारेल का. एंड आई वाज लाइक, मैंने बोर्ड पढ़ा स्टूडेंट्स काउंसिल में कि ऑडिशंस फॉर INT एंड यूथ फेस्टिवल, जो ड्रामा कॉम्पिटिशन्स रहते हैं इंटर कॉलेजेट. सो INT इज वेरी वेल नोन प्रेस्टिजियस इंटर कॉलेजेट कॉम्पिटिशन मुंबई में जो होती है. एंड वो बोर्ड पढ़ा और ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले मैं ये करता था, रूपारेल कॉलेज में हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, तो एक बार ये भी करके देखो. वैसे हाँ, एक्सप्लोर जोन में मैं गया ऑडिशन के लिए. कुछ बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि इसके आगे जाके मुझे एक्टर बनना है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था. पर वो ऑडिशन के लिए गया, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. जो कंपटीशन में एक जज थे, आनंद मसवेकर करके राइटर है, तो वो जज थे. उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने इमीडिएटली मुझे उनके कमर्शियल प्ले के लिए पूछा. तो ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, लेकिन अच्छा हाँ बोल दिया कि चलो करते हैं. तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो टर्निंग. हाँ, मतलब काम आते गए वैसे मैं लेते गया और करता गया. मतलब ऐसा कुछ प्लान्ड तो कुछ नहीं था, नथिंग वाज प्लान्ड. ओके, सो जैसे कि आपकी फैमिली इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो मुझे अभी एक पूछना है कि डू यू थिंक कि एक्टिंग इंडस्ट्री में आने के लिए फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है? डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्पेशली एक्टर्स के लिए जो खुद के लिए जॉब क्रिएट नहीं कर सकते. मतलब राइटर होगा तो खुद कुछ तो लिखता है, कुछ तो हो सकता है. एक्टर्स बहुत डिपेंडेंट रहते हैं. उनके लिए वैसा एक स्क्रिप्ट आना, फिर ऑडिशन होना, फिर किसी को वो पसंद आना, फिर उन्होंने वो सिलेक्ट करना किसी ने. तो बेसिकली एक्टर का जॉब जो है वो बहुत डिपेंडेंट है. और ऐसा जब होता है तब मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कि बिल्कुल भी स्टेबल ये नहीं, मतलब स्टेबल नहीं है कुछ भी. मतलब आज ये महीने में मैंने XYZ अमाउंट कमा लिया, तो अगले महीने मुझे कुछ नहीं. अनसर्टन, बहुत अनसर्टन है. और ऐसी अनसर्टनिटी में काम करने के लिए डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट ज़रूरी होता है. मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मेरे घर में ऑलरेडी ऐसे कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. एंड इसीलिए मेरी माँ हो या मेरी बहन हो जो ये इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, वो दोनों डेंटिस्ट्स हैं, लेकिन दे नो हाउ दिस इंडस्ट्री फंक्शंस. एंड वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको ये इंडस्ट्री में काम करना है, करते भी है, लेकिन उनके घर से वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है. एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब बहुत ज़रूरी है घर वालों का सपोर्ट. यस. सो अभी इससे मुझे और एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई के बाहर रहते हैं और वो एक्टर बनना चाहते हैं, वो मुंबई आते हैं. सो कुछ लोग भाग के आ जाते हैं. सो डू यू थिंक कि भाग के आना इज द राइट ऑप्शन फॉर इट? ऑनेस्टली टू ईच हिज ओन. मतलब जो भी तरीका आप अपना रहे हो, कि कोई भाग के आए, कोई परमिशन लेके आए, जो भी है, जो आपके लिए वर्क करता है वो सही है. मतलब हाँ, मतलब भाग के आए हैं और बड़े स्टार बन गए, ऐसे भी बहुत लोग हैं, ऐसे सक्सेस स्टोरीज है. तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि ये सही है. वेरी ट्रू. हर एक के लिए अपना, एज आई सेड, टू ईच हिज ओन. मतलब तुम भाग के आए और इधर कुछ भाई तो काम कर लिया, अचीव कर लिया, तो वो तुम्हारे लिए सही है. और तुम भाग के आए और नहीं हुआ कुछ सही, कुछ काम नहीं मिला, तो भी ठीक है यार, तुमने कोशिश की, तुम आए. अपना हर एक का स्ट्रगल होता है. और मुझे अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा. मुझे मुंबई के बाहर के जो लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे और स्ट्रगल करते हैं, मुझे मतलब पता नहीं, मुझे बेहद रिस्पेक्ट है वो लोगों के लिए, क्योंकि वो आसान नहीं है. हम मुंबई में रहते हैं, मेरा स्ट्रगल है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए अपना एक घर है, मेरे घर वाले हैं. मैं आज रात को काम खत्म होने के बाद, काम मिले या ना मिले, मैं अपने घर जाता हूँ. ये जो बाहर से लोग आते हैं और जिस तरह से मुंबई में रहता है, जिस तरह से स्ट्रगल करते हैं, अब भी हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं, इसके आजू बाजू तुमको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो आ रहे हैं, हर एक दरवाजे पे नॉक करके ऑडिशन दे रहे हैं. तो मुझे ये लोगों के लिए बेहद रिस्पेक्ट है. और इन लोगों को देख के वापस ये लगता है ऐसे कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं. मैं एटलीस्ट बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरा मुंबई में खुद का घर है, खुद का मतलब पेरेंट्स का है, लेकिन मैं उनके यहाँ रहता हूँ. तो वो है. So do you think कि मुंबई में रहना is a blessing for you? Absolutely, it's a blessing. मतलब हर एक को नहीं मिलता है यार. मतलब मेरे है कई सारे दोस्त हैं जो बाहर से आके, और मैं तो मुंबई में दादर में रहता हूँ. मतलब
हेवन मतलब हेवन, हाँ मतलब बस वो घर कभी ना छूटे, इतना ही रहता है दिमाग में। बाकी हाँ मतलब प्रिविलेज तो है, डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, तो फिलहाल अभी आपका ऑन टूर जरदर्शी गोष्ट ये नाटक चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि क्या ये नाटक है। मैं बस इतना बताऊंगा कि ये एक मराठी कमर्शियल प्ले है, जरतरची गोष्ट है। इसका प्रोडक्शन किया है नंदू कदम सोनल प्रोडक्शंस के, और प्रिया बापट जो एक खुद बहुत ही उम्दा एक्टर है। उन्होंने उनका ये सेकंड प्रोडक्शन है मराठी ड्रामा स्टेज पे। तो और वो खुद इसमें काम भी कर रही है, मतलब एक्ट भी कर रही है। प्रिया बापट उमेश कामत उनके ही पति है, बहुत ही मतलब महाराष्ट्राचा लाडका कपल ऐसा बोला जाता है उनके बारे में। तो वो दोनों ये प्ले में है, उनके साथ मैं हूँ, और एक एक्ट्रेस है पल्लवी पाटिल करके, वो भी है। ये 4 जन है इस नाटक में। नाटक के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा नहीं, बस इतना कहूँगा बहुत आज का नाटक है, आज के यूथ के टॉपिक को छेड़ता है ये नाटक। और इट इज़ नॉट अ लव स्टोरी। कपल है इसमें, एक रियल लाइफ कपल है, फिर भी ये लव स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट ये सेपरेशन स्टोरी है। एंड वो सेपरेशन को कैसे हैंडल किया जाता है ये ज़माने में, या फिर कैसे हैंडल करते हैं लोग, इसके बारे में ये नाटक बोलता है। और बाकी ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं, आइए और देखिए। मुंबई, पुणे, नासिक, बहुत जगह शोज़ होते रहते हैं, इंटरनेशनल शोज़ भी होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुआ है, अभी जून में यूके में शोज़ है। तो जी हाँ, आइए और देखिए। इंस्टाग्राम पे उसका पेज है जरतरची गोष्ट नाम से, उस पर आप चेक कर सकते हैं शोज़। ओके, सो जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे आजू बाजू बहुत ऑडिशंस होते हैं वर्सोवा में, सो हाउ इज योर फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली मुझे मेरा फर्स्ट ऑडिशन याद नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था जब भी मुझे थिएटर छोड़ के कुछ करना नहीं था। मेरा बहुत फिक्स था मैं तो थिएटर ही करूँगा, बाकी कुछ मुझे सीरियल और ये सब करना नहीं करना है, ऐसा था। फिर हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि पैसे भी लगते हैं भाई जीने के लिए सीरियल करना पड़ेगा। ये जो रियलिटी चेक मिला तब मैं ऑडिशंस जाने लगा। और फिर मैं ऐसे जाने लगा कि मतलब आज बाहर निकलूंगा तो 3-4 ऑडिशन तो देखे ही आऊंगा। हाँ, तो मुझे ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट ऑडिशन याद नहीं है। Okay. बहुत सारे ऑडिशंस में मैं फेल हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। वो तो हर एक्टर का पार्ट एंड पार्सल है, रिजेक्शंस बहुत सारे रिजेक्शंस थे। और जो पहला एक्चुअली जो रोल मिला, जिससे थोड़ा सा मतलब नोटिस किया लोगों ने, जी मराठी पे सीरियल था तुला पाहते रे करके। सो उसमें मुझे जो एक कैरेक्टर मिला, हाँ रिकग्निशन मिला, उसका ऑनेस्टली मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं था, क्योंकि वो सीरियल के जो राइटर थे वो तभी मैं एक ड्रामा कर रहा था, एक प्ले कर रहा था, मराठी कमर्शियल प्ले, उसके राइटर डायरेक्टर थे वो। और वो सीरियल भी वही लिख रहे थे, शेखर ढवळीकर उनका नाम है। और वो जब ही चैनल मीटिंग में बैठे थे और ये कैरेक्टर के बारे में आया, तो वो बोले कि मेरे नाटक में एक लड़का काम करता है और मुझे लगता है वो सही जाएगा ये कैरेक्टर के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। और मुझे डायरेक्टली कॉल आया था, तो मेरा डायरेक्टली लुक टेस्ट हुआ, ऑडिशन तो ऐसे हुआ नहीं था। तो वो भी मुझे लगता है कि आप किया था, तो वो देख के ही गॉट इम्प्रेस्ड। जी, लेकिन मतलब मुझे पार्ट बहुत फनी लगता है कभी कभी। मतलब जिन सीरियल्स के लिए मैंने जाके ऑडिशंस दिया, तब वहाँ रिजेक्शन मिला। दिस इज डेस्टिनी। या इट इज डेस्टिनी। तो ये तो कैरेक्टर लिखा हुआ था, मतलब वो मिलना ही था। ओके, सो जैसे आपने अभी ये सीरियल का नाम लिया, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस आफ्टर दिस सीरियल? बहुत अलग था मेरे लिए। मतलब मैं ये सीरियल आया 2018 में, उसके पहले 2011 से लेके 2018 तक मैं मेजरली मराठी थिएटर ही करता था, लाइव स्टेज शोज। और फिर ये सीरियल आया जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। मतलब इट वाज TRP रेटिंग्स में नंबर 1 सीरियल था तभी। इट वाज अ फाइनाइट सीरीज। सो शुरू करते वक्त ही पता था कि 6 महीने का सीरियल है, ये 6 महीने का स्टोरी है। इट वेंट ऑन फॉर 10 months, बट स्टिल ओके। मतलब वी न्यू कि ये स्टोरी यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगा। पूरा ग्राफ सारे एक्टर्स को पता था डे 1 से कि ये स्टोरी कहाँ जाने वाला है। एंड आई थिंक दैट वर्क रियली वेल फॉर दैट सीरियल। मतलब इसलिए वो इतना कॉम्पैक्ट हुआ। अदरवाइज मराठी सीरियल्स या जो भी सीरियल्स शुरू होते हैं वो चलते रहते हैं। अगेन आई हैव एन ओपिनियन फॉर इट, देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। Yeah, of course, there has to be an end to it, and I think यही वर्क हुआ तुला पातेरे के बारे में। अभी तुला पातेरे के बाद जो मैंने सीरियल किया रंगा माझा वेगळा, वो शुरू करते वक्त ऐसा था कि चलो साल भर हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा।
It went on for 4 years and nobody had expected that. Nobody. मतलब we were a bunch of वैसे तो न्यूकमर्स, ऐसे कोई सीनियर एक्टर एक ही थी हर्षदा खानविलकर करके जो मेरी माँ की किरदार करती थी। वो एक ही सीनियर एक्ट्रेस थी, वैसे लाला देशमुख थे, श्रीरंग देशमुख, लेकिन बाकी हम बहुत नए थे सब लोग। और हम लोग को ऐसा था कि ये तो साल भर में भाई चलो रैप होगा, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेडली अच्छा चला। तो आपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था कैसा था, तो मेरे लिए बहुत नया था सब कुछ। मतलब ऐसा फेम या फिर रास्ते पे चलता हूँ तो लोग एक्चुअली पहचानते हैं, ये कभी मैंने उसके पहले देखा नहीं था। फनी पार्ट इज वो कैरेक्टर के नाम से पहचानते हैं। तुम्हारा नाम नहीं पता। आई गेस सेट्स पे भी हमें कैरेक्टर के नाम से बुलाया जी जाता है। जी कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाता है, तो वो थोड़ा फनी पार्ट है। लेकिन जब ऐसा होता है कि यही लोग जिन्होंने मतलब इसका फायदा क्या होता है, सीरियल करने के बाद उसका जो फैन बेस है वो जब आप आके आपका नाटक देखते हैं तब उनको आपका नाम भी पता चलता है सब, लेकिन कुछ पता तो सीरियल का ये एक फायदा जरूर होता है, मतलब डेली सोप का, कि आप हर रोज लोगों के घर में घुस जाते हो, मतलब ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, आप उनके घर में हो, देखना ही है उनको आपको। तो वो एक फायदा होता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए कि अभी जो नाटक देखने आते हैं वो बोलते हैं कि हम आपका सीरियल देखते थे और उसकी वजह से हम ये नाटक देखते हैं। तो वो बहुत या इट हेल्प्स। जैसे हमने रंग मजा रहेगा का नाम लिया, सो कोई ऐसा इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट जो सेट पे हुआ था जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? सेट पे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं और मुझे कभी याद नहीं रहते, लेकिन तो अभी 4 साल काम कर रहे थे तो फनी इंसिडेंट्स तो बहुत हुए। हाँ, तो एक याद आ रहा है मुझे अभी, हमारा 4 साल में हम लोग 4 बार होली खेले वो सीरियल में। तो जब भी होली आती थी होली का एपिसोड होता था, तो ऐसे ही एक होली का एपिसोड शूट हो रहा था और बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। मार्च का महीना था तो बहुत हीट थी और आउटडोर शूट चल रहा था हमारा होली सीक्वेंस, और पानी आ रहा है, पानी गिर रहा है, वापस हम लोग सूख रहे हैं धूप में, बहुत रंग है, ऐसा सब कुछ चल रहा था। एंड इतने थके थे सब लोग कि थक गए थे कि सारे एक्टर्स एक ऐसे कुछ तो छाव देख रहे थे और वहाँ पे जाके शेल्टर बैठ रहे थे। तो ये जो सेटिंग डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, वो लोग पानी में रंग भर के अलग अलग बॉटल्स में भर रहे थे क्योंकि वो उनको उड़ाना था सीन में एक्टर्स पे। तो वो एक ऐसा ऑरेंज कलर डाल के बॉटल उन्होंने भरा था पानी से। तो मुझे ऐसा क्या सूझा पता नहीं, सब लोग इतना थके थे, मुझे वो देख के ऐसा लगा यार ये रसना जैसे दिख रहा है। बचपन में बहुत पीते थे रसना, तो मैंने वो थर्माकोल के छोटे छोटे ग्लासेस लिए 5-6, उन सारे ग्लासेस में वो ऑरेंज वाला पानी और प्लेट में लेके गया कि अरे हमारे प्रोड्यूसर ने सबके लिए ये रसना भेजा। और एक्चुअली इतने थके हुए थे सब लोग कि किसी ने सोचा भी नहीं कि ये कुछ और रहेगा। आपको पता था कि आपने जानबूझ के प्रैंक किया है? हाँ, प्रैंक था। नहीं, मुझे पता था। मैं देख के जस्ट बिकॉज सारे लोग इतने थके हुए थे इसलिए मैं लेके गया उनके लिए। मैंने ऑफ कोर्स किसी को पीने नहीं दिया। एक एक्ट्रेस है मेरी बहुत ही मतलब फेवरेट है, पूर्णिमा तलवलकर करके, जो मेरी सासू माँ का रोल करती थी उसमें। तो वो खाना पीना अगर उसको दिख जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती। वो रसना देख के पहले वो पीने गई वो, और मुझे पता था, मैंने रोका नहीं तो ये कंफर्म पिएगी। तो नहीं, लेकिन रोका मैंने उनको क्योंकि वो क्या होता था पता नहीं। तो ऐसे मतलब बहुत किस्से हैं, ऐसे होते रहते हैं। हाँ, ऐसे टाइम पास तो चलते रहते हैं। ओके, सो जैसे आपने थिएटर किया है, टेलीविजन किया है, मूवीज किया है, तो डू यू थिंक हर एक एक्टर को थिएटर करना जरूरी है? ज़रूरी है कहना गलत है, लेकिन किया तो अच्छा है। मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस है। आई थिंक थिएटर करके मतलब क्या होता है, आप में एक स्किल सेट होता है, लेकिन थिएटर वो स्किल सेट को बहुत मतलब शार्पन करने का काम करता है, फाइन करता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हो, रीटेक्स नहीं होते, तो जो भी है ऑन स्टेज आपको सब कुछ संभालना पड़ता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट थिएटर इज ये एक्सपीरियंस आपको ना फिल्म में मिलता है ना सीरियल में। उसके अलग चैलेंजेस है। मतलब सीरियल में मैं आज सीन नंबर 10 कर रहा हूँ, फिर मैं सीन नंबर 7 कर रहा हूँ, फिर 14 कर रहा हूँ, ऐसा होते रहता है। तो एक जो कैरेक्टर का, जो मैंने सीरियल के बारे में बोला, तुला पातेरे के बारे में कि डे 1 में सब सारे एक्टर्स को एक ग्राफ पता था स्टोरी कैसे जाने वाली। तो वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है थिएटर का कि आप लीनियरली परफॉर्म कर सकते हो।
तो आप जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो आप लीनियरली कैसे सजाते जाते हो अपना कैरेक्टर, वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट रहता है। और उसका एक अलग मजा है कि आप लीनियरली करते जाते हो तो आप अपने आप का एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हो कैरेक्टर का, जो सीरियल या फिल्म में करने को नहीं मिलता। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी आसान नहीं है सीरियल या फिल्म या वेब सीरीज करना, क्योंकि बल्कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप आज डायरेक्टली लास्ट सीन क्लाइमैक्स का सीन शूट कर रहे हो, फिर प्री क्लाइमैक्स हो रहा है, फिर और फर्स्ट सीन हो रहा है, फिर बीच का एक सॉन्ग हो रहा है, कुछ भी होता है, मतलब ऑर्डर जैसे भी हो आपको ग्राफ के हिसाब से खुद को चेंज करना होता है। तो उसके अलग चैलेंजेस है। लेकिन तो इसलिए मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है थिएटर का मज़ा हर एक एक्टर को थोड़ा वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ओके, सो जैसे अभी ऑडिशन की बात चल रही थी, तो ज्यादातर ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं? मतलब जो एक्टर्स आते हैं उनको कहाँ पे रहना चाहिए मुंबई में? व्हाट विल यू सजेस्ट? जहाँ पे सस्ता रूम मिले वहाँ पे रह जाओ यार। बाकी ऑडिशंस तो ऑफ कोर्स आराम नगर वर्सोवा में ज़्यादातर होते हैं, अंधेरी में होता है ज़्यादातर। हाँ अंधेरी में ही होते हैं यार, और किधर नहीं होते। तो अंधेरी के आजू बाजू रहना चाहिए जो भी आ रहा है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप थोड़ा दूर रह के, मुंबई में बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है, लोकल ट्रेन्स ऑसम है, तो आप कहीं पे भी रह के आ जा सकते हो, ऐसे कुछ टेंशन नहीं है। ओके, एंड ऑडिशन के दौरान व्हाट यू थिंक, ऑडिशन बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कैरेक्टर के? आप क्या क्या कैरी करते हैं बैग में? कुछ नहीं, एक नैपकिन होता है, एक पानी का बोतल होता है और खुद में ऐसा जाता है, कुछ नहीं कैरी, मतलब क्या ही कैरी करना है यार। ओके, तो ऑडिशन के दौरान जब स्क्रिप्ट आपको आती है, डू यू फील अ टेंशन कि अरे यार अभी 20 मिनट या फिर आधे घंटे में मुझे रेडी करके बोलना है? टेंशन तो नहीं होता, डर लगता है अभी भी ऑडिशन में जाते वक्त? नहीं लगता ऑनेस्टली, मुझे कभी भी नहीं लगा है डर। मतलब जब पहली बार ऑडिशन दिया था तभी भी नहीं लगा था, क्योंकि मतलब डरना क्या है? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मतलब देखो, डरने की कोई बात ही नहीं है ना। तुम यहाँ पे ऑडिशन के लिए आए हो क्योंकि तुमको ये काम करना है। अभी काम मिलेगा या नहीं वो तो एक ही को मिलेगा, ऑडिशन को तो आएंगे 100 लोग, लेकिन एक ही को होना है। मतलब उसमें अभी डरने वाली कुछ बात नहीं है ऑनेस्टली। और मतलब मैं इसमें नहीं बिलीव करता कि आप जब थोड़ा वो नर्वस एनर्जी होना चाहिए तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है एक्टर जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड हो उतना वो अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब यहाँ से जितना रिलैक्स्ड हो उतना अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपका माइंड तभी एक्टिंग पे फोकस कर सकता है। जब आप डरे हुए रहते हो तो फोकस कहीं और होता है। तो डर तो नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो जैसे अभी रिलैक्सेशन की बात हुई, सो व्हाट डू यू डू फॉर बीइंग रिलैक्स्ड? ज़्यादा सोचता नहीं, आई ट्राई नॉट टू थिंक। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि दिमाग में कोई ख्याल नहीं आते ही रहते हैं। तो जो आते हैं वो आने दो, लेकिन वो मतलब उनका कितना अफेक्ट करते हैं वो ये थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। हाँ, खुद को अफेक्ट नहीं होना चाहिए जो भी। तो जी हाँ, बाकी ऐसा कोई आई थिंक वो अभी मैं खूब सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा। मतलब मेरे लिए वो बहुत अभी आदत सी हो गई है। मैं एनीवे लाइफ में भी इतना रिलैक्स्ड रहता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं। ये काम मुझे मिलना चाहिए था, वो मेरे हाथ से क्यों गया, ऐसा भी मेरे दिमाग में कभी एक्टर को अगर ये सोच रहेगा तो वो कभी मतलब आगे बढ़े नहीं। बिकॉज एक्टिंग इज सच अ फील्ड, अगर आपने ऑडिशन दे दिया उसको भूल जाओ। नहीं यश, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे भी नहीं है कि कुछ कुछ लोग ये सोच के भी आगे बढ़ते हैं बहुत। कि नहीं वो ना मैं बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं हूँ। मतलब मैं थोड़ा लेजी हूँ, हाँ, लीड बैक हूँ थोड़ा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते रहते हैं, यू नो, मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं वो जो चाहिए वो, एंड इट बिकम्स ट्रू। या इट हैपेंस। मतलब जो चीज़ें वो सोचते हैं वो एक्चुअली होती है। मेरे साथ ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे अभी ये काम करना है, 1 साल में मुझे एक फिल्म तो करनी है, ये सब दिमाग में आता ही नहीं। ये जो आपने भी कहा ना, इससे मुझे एक याद आ रहा है कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट या गुड हैबिट, आई डोंट नो, कि गाने जब मैं सुनता हूँ ना, मैं एक्सप्रेशंस देता हूँ। ओके, सो सारेगामा का जो टाइटल ट्रैक है ना, इट इज माय फेवरेट फ्रॉम ऑल द रियलिटी शो। सो आई यूज्ड टू सिंग इट लाइक
बज रहा है गाना, मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, एंड इट रियली बिकेम अ क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे भी चांस मिलेगा कभी, मैं भी गाऊंगा, एंड इट एक्चुअली हैपेंड कि आई वाज इन अ एडवर्टाइजमेंट विद सारे गमा, जहाँ पे मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका जो टाइटल सॉन्ग है, आई वाज इन अ प्रोमो। Oh wow. सो दिस इज द फैक्ट। Yeah, it is. आप जो Absolutely. मैनिफेस्ट करते हो वो आपके साथ होता है। होता है हाँ। वेरी ट्रू। वो तो बड़े बड़े एक्टर्स भी बोल चुके हैं, किसी दिल को किसी चीज को सच्चे में पूरे दिल से चाहो, हाँ। जी जी जी। सो एक्टिंग ये काफी अनसर्टन फील्ड है, मतलब आज आपके पास काम तो कल नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट हैव वर्क? बहुत गलत इंसान को सवाल पूछा है। एक एक्टर का जो पर डे होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? एज फैक्टर ऑनेस्टली नहीं मैटर करता। तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो डू यू थिंक कि फॉलोअर्स के को देख के काम दिया जाता है? अकाउंट डीएक्टिवेट किया था